Welcome to Con Mind. So today we are going to attempt the second part of 2018 second paper CDS Elementary Mathematics, right? In the first part, we have already seen many related questions from ranging from linear inequalities to number of divisors, HCF, LCM, product of two integers, logarithms, and some questions of geometry as well, number theory system, speed, time ratio, right? Workman, and all these things. Now here we will see different mensuration, statistics, and set theory questions, right? So now let us begin with the second part. All the instructions are same as given. Okay, the maximum marks are 100. Time allotted is 2 hours per question, 1 mark, and there is a negative marking also, right? It's almost 1/3 of the marks allotted to the question, that is 1/3. It's 1/3 into 1. Now, in an examination of class 12, 55 students passed in biology, physics and chemistry, right? तो हमको यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे ऐसे एक वेन डायग्राम मैंने बनाया, ये, ठीक है? ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, ये बायोलॉजी का है, ठीक है? 55 स्टूडेंट्स पास इन बायोलॉजी, दिस देखिए, ओनली 2% फेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स, है ना? कहने का ये मतलब है कि P बार इंटरसेक्शन C बार इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल टू 2। अगर मैं मान के चलूँ कि 100 बच्चे हैं टोटल क्लास में, ये वाला डी मॉर्गन्स थ्योरम से मैं क्या कह सकता हूँ, P यूनियन C यूनियन B का जो होल बार है वो 2 के बराबर आ रहा है। ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस P यूनियन C यूनियन B, दैट इज इक्वल टू 2। यानी कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विल बी 98, ठीक है? तो यानी कि जो टोटल है ये सब 98 के बराबर आएगा, ठीक है? नाउ इट सेज दैट ये पूरा आपका 98 आ रहा है, ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को अगर फॉर्मूला पता हो, n ऑफ A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला क्या होता है, n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C, है ना? माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? अब इसी फॉर्मूले की मदद से हम ये निकालेंगे ये वाली वैल्यू, जो कि है तीनों के तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले ऐसे कितने बच्चे थे। तो यहाँ पे n A यूनियन B यूनियन C की वैल्यू आपको 98 दे रखी है, ABC की जगह मैंने यहाँ पे PCB से आप रिप्लेस कर देना, ठीक है? यहाँ पे इसकी वजह से तो ये 98 इज इक्वल टू A कितना है, मतलब फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे कितने, 62, केमिस्ट्री में पास होने वाले बच्चे कितने, 60, बायोलॉजी में पास होने वाले बच्चे कितने, 55, माइनस, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होने वाले बच्चे कितने हैं, 30, और केमिस्ट्री और बायो में पास होने वाले कितने हैं, 28, और फिजिक्स और बायो में पास होने वाले कितने हैं, 25, ठीक है? प्लस दिस वैल्यू विच वी हैव टू कैलकुलेट। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 98 इज इक्वल टू 126 प्लस 55, 126 प्लस 55 माइनस 58 माइनस 25 प्लस x, तो 98 इज इक्वल टू 181 माइनस 83 प्लस x, ये हो जाएगा। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 98 प्लस 83 माइनस 181, दैट इज इक्वल टू 4, सॉरी 180, सॉरी यहाँ पे ये 122 होगा, 122 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 177। नाउ x विल बी इक्वल टू 181 माइनस 177, दैट इज इक्वल टू 4। तो ऐसे 4 बच्चे थे मेरे पास जो कि सारे के सारे सब्जेक्ट में पास हो गए, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखिएगा, अब मैं यहाँ पे इसका नामकरण करता हूँ, ये आपका हो जाएगा 4। अब देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होने वाले बच्चे कितने थे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पास होने वाले 30 थे, ऑलरेडी 4 हम यहाँ पे लिख चुके हैं, तो टोटल बच्चे हुए 26 हो जाएंगे, ठीक है? केमिस्ट्री और बायो में पास होने वाले कितने थे, 28, ऑलरेडी 4 हम लिख चुके हैं, तो कितना हो जाएगा, 24। अब फिजिक्स और बायो में पास होने वाले कितने थे, 25, ऑलरेडी हम 4 लिख चुके हैं, तो यहाँ बचेंगे कितने, 21। अब देखिए 26 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 47 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 51। ये 51 हो चुका है। फिजिक्स में टोटल कितने पास हुए थे, 62, और ये ऑलरेडी आपका 51 हो चुका है, तो 62 माइनस 51 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, जो कि सिर्फ अकेले फिजिक्स में पास हुए, राइट? अब इसकी बात करते हैं,
26 प्लस 4 30, 30 प्लस 24 विल बी 54। केमिस्ट्री में पास होने वाले 60 हैं, ऑलरेडी 54 हो चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में कितने होंगे, 60 माइनस 54 दैट इज इक्वल टू 6। फिर अकेले बायो में कितने पास हुए, 49 ये हो गया। बायो में पास होने वाले कितने हैं, 55, और ये 49 हो चुका है, तो बचे हुए कितने हो जाएंगे, 6, राइट। तो अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, सॉरी ये 9 थोड़ी ना होगा, 62 पास हो गए थे फिजिक्स में, अब ये कितना हो जाएगा, 51, ये 51 हो चुका है, हमको चाहिए 62, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, सॉरी 11 हो जाएगा, हाँ तो ये देख लीजिएगा। अब हमसे कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने थे, 11, सिर्फ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सिर्फ 6, और सिर्फ बायोलॉजी में 6, तो 6 प्लस 6 12 प्लस 11 विल बी इक्वल टू 23, ठीक है। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 360, then how many passed in at least 2 subjects, then in how many, if the number of students यदि 360 हैं तो how many students passed in at least 2 subjects, at least 2 subjects का मतलब होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बायो, या फिर बायो केमिस्ट्री, या फिर इन तीनों में। तो 24 प्लस 21 विल बी 45, 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 विल बी इक्वल टू 75, है ना। तो जब 100 बच्चे थे, जब 100 बच्चों को हमने लिया तब उसमें 75 पास हुए इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। तो जब हम 360 लेंगे तो उसमें कितने पास होंगे, 75 बाई 100 इंटू 360 दैट इज इक्वल टू 3 बाई 4 इंटू 360 दैट इज 90, दैट इज इक्वल टू 270। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। What is the ratio of the number of students who passed in both physics and chemistry to number of students who passed in both biology and physics but not chemistry? Number of students who passed in both physics and chemistry, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास होने वाले बच्चे कितने हैं, ये 26 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 30, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होने वाले बच्चे कितने, 30, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन बोथ बायोलॉजी एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 21 लेंगे, यहाँ पे 4 नहीं लेंगे, वाई, बिकॉज इसमें केमिस्ट्री भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो सिर्फ इसका हम यहाँ पे कौन लेंगे, 21। पहले हमने इसको लिया था 30 ओवरऑल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम अब 21 लेंगे, वाई, बिकॉज वी हैव टू नॉट इंक्लूड केमिस्ट्री, तो 21 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 30/21 जो है मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7 और ये 10, तो 10:7 का रेशियो हो जाएगा। डेटा ऑन रेटिंग्स ऑफ होटल्स इन अ सिटी इज मेजर्ड ऑन, अब देखिए इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। इसका ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल सवाल है, स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, ठीक है। ये इसका आंसर जो होगा वो ऑर्डिनल स्केल होगा, क्यों, क्योंकि देखिए जो ऑर्डिनल स्केल आपका होता है वो होता है डाटा क्लासिफाइड, है ना, डाटा क्लासिफाइड ऑन रैंक्स, ठीक है। जैसे आप देखते हो, आपने देखा होगा कि अगर आप गूगल मैप्स पे जाते हो, सपोज आपको कोई होटल सर्च करना है, उसकी लोकेशन क्या है, तो आप उसके लोकेशन पे जाते हो, तो जैसे आप उस पर टैप करते हो तो कुछ लोकेशन की रेटिंग्स आती हैं, और जहाँ पे लोगों ने अपने रिव्यू दिए होते हैं, 4 स्टार है, 3 स्टार है, 3.5 स्टार है, 2 स्टार है, 1 स्टार है, 5 स्टार है, ठीक है। वहाँ पे लोग अपनी रेटिंग देते हैं, ठीक है। तो उसी को हम रैंक बोलते हैं, रैंक बोल दो या फिर रेटिंग्स इन टर्म्स ऑफ स्टार्स, रेटिंग्स इन टर्म्स ऑफ स्टार्स ये बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा होता है ऑर्डिनल स्केल। अब बात करते हैं ये, ठीक है। तो जो भी हमारे होटल्स है या कोई भी ऐसे रेस्टोरेंट्स है सिटी में, तो उनकी रेटिंग्स को चेक करने के लिए हम हमेशा ऑर्डिनल स्केल का सहारा लेते हैं। नॉमिनल स्केल जो आपका होता है ना, नॉमिनल स्केल होता है वो आपका बेसिकली होता है डेटा क्लासिफाइड एज लेबल्स, डेटा क्लासिफाइड एज लेबल्स, मतलब उसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती है, नो न्यूमेरिक वैल्यू, उसमें सिर्फ लेबल्स होते हैं, वैल्यू, उसमें कोई आपको डाटा ऐसा जो न्यूमेरिक डाटा है, जो कि हम जिसको कहते हैं ना कि रेटिंग्स हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में आती हैं। अब आप किसी होटल का नाम देख के थोड़ी ना बता सकते हो कि वो 5 स्टार होगा कि 4 स्टार होगा। हाँ, जो ऐसे कुछ स्पेशल होटल्स हैं उनको तो बता सकते हो, जैसे ताज होटल हो गया बॉम्बे में, तो आप उसका जो नाम देख के बता सकते हो कि हाँ वो एक अच्छा 5 स्टार 7 स्टार होटल है। लेकिन मैं जनरल एक केस की बात कर रहा हूँ कि सिटी में तो बहुत सारे होटल्स होते हैं, तो उसमें से कौन सा होटल देखेंगे, क्योंकि हम उसके नाम से तो पता नहीं लगा सकते कि वो होटल अच्छा होगा कि डिसेंट या फिर एवरेज क्वालिटी का, ठीक है। तो लेबल्स का मतलब होता है वही नाम, होटल का नाम, तो नाम की वजह से हम उसकी रेटिंग पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते, तो इसका नॉमिनल स्केल नहीं होगा, ठीक है। आप इंटरवल स्केल पे आते हैं। इंटरवल स्केल का मतलब होता है रैंक्स तो होती है यहाँ पे, ठीक है, प्लस
जो होती है डिफरेंस ऑफ इंटरवल्स मैटर, डिफरेंस ऑफ इंटरवल्स मैटर, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर हम 2 या 3 होटल को एक साथ लें, उनके रेटिंग्स को कंपेयर करें, तो हम वहाँ पे उनकी रेटिंग्स का डिफरेंस लेंगे। ये तो कोई लॉजिकल सेंस बनता नहीं है कि अगर हम 2 होटल्स की रेटिंग का डिफरेंस लें तो हम इससे पता करेंगे कि कौन सा होटल बढ़िया है, कौन सा होटल नहीं। इससे हमको डायरेक्टली एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि हाँ भाई कौन से होटल की रेटिंग ज़्यादा है, कौन से होटल की रेटिंग कम है। तो इंटरवल स्केल भी नहीं होगा, ठीक है। रेशियो स्केल क्या होता है? रेशियो स्केल आपका होता है एब्सोल्यूट जीरो स्केल। एब्सोल्यूट जीरो से चालू करता है और उसमें इंटरवल स्केल आ जाता है, ठीक है। इंटरवल स्केल मतलब कि हर एक इंटरवल्स पे जहाँ पे कि हम डिफरेंस लेते हैं, है ना, डिफरेंस हम लेते हैं इंटरवल के मैटर्स का। तो अब चूंकि यहाँ रेशियो स्केल में भी आपका इंटरवल स्केल ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ बचा हुआ मेरे पास क्या, ऑर्डिनल स्केल होता है, राइट। द एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन ए आर 65 एंड दैट ऑफ सेक्शन बी आर 70। सपोज सेक्शन ए में ए स्टूडेंट्स है, सेक्शन बी में बी स्टूडेंट्स हैं। एवरेज मार्क्स है 65 ए, तो टोटल मार्क्स ए सेक्शन के कितने हो जाएंगे 65 ए, टोटल मार्क्स बी सेक्शन के कितने हो जाएंगे 70 बी। हमसे कह रहे हैं एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द सेक्शंस कंबाइंड आर दिस, यानी कहने का मतलब है कि 65 ए प्लस 70 बी अपॉन ए प्लस बी, टोटल कितना है 67। तो 65 ए प्लस 70 बी इज इक्वल टू 67 ए प्लस 67 बी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 2a। हमसे पूछा है रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए टू दैट ऑफ बी, यानी कि हमसे a बाई बी का रेशियो पूछा है, तो a बाई बी का रेशियो कितना है 3/2। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। द मीडियन ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन इज 30, तो सम कितना हो जाएगा, सॉरी मीडियन तो 30 है, ठीक है। द मोर ऑब्जर्वेशन, 2 मोर ऑब्जर्वेशन आर मेड एंड द वैल्यूज ऑफ दीज आर 8 एंड 32, व्हाट इज द मीडियन। देखिए मीडियन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सपोज हमारे पास x1 x2 एंड सो ऑन, चलिए यहाँ पे कहीं बीच में 19 आ रहा होगा, सॉरी 30 आ रहा होगा, है ना, और यहाँ पे x19 आ गया, ठीक है। ये 30 यहाँ पे आ रहा है। अब चूंकि 19 ऑब्जर्वेशन है, तो ये आपका जो है 10th ऑब्जर्वेशन होगा 30, ठीक है, 10th ऑब्जर्वेशन होगा, राइट। हमसे कह रहा है कि 2 वैल्यूज ऑफ 2 मोर ऑब्जर्वेशंस आर मेड एंड द वैल्यूज ऑफ दीज आर 8 एंड 32। चूंकि एक वैल्यू जो है मीडियन से कम है तो ये यहाँ पे कहीं आ जाएगी, और एक वैल्यू जो है मीडियन से ज़्यादा है तो ये यहाँ पे कहीं आ जाएगी। तो क्या इस पे फर्क पड़ेगा, तो क्या इस पे फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, ये वहीं रहेगा। अगर ये वैल्यू सपोज 32 अगर यहाँ पे होता तो फर्क पड़ जाता, नहीं तो अगर 8 यहाँ पे होता तो फर्क पड़ जाता। लेकिन चूंकि एक वैल्यू इससे छोटी है, एक वैल्यू इससे बड़ी है, तो यहाँ पे ये अपना पोजीशन, भले ही पोजीशन बदल लेगा लेकिन मीडियन यही रहेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड क्लासेस इंक्रीज द शेप ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखिए इसका कहने का क्या मतलब है, इसको समझिएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता क्या है, हम ऐसे ऐसे ग्राफ्स बनाते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, इसके जो मिड पॉइंट्स होते हैं, ये इसके जो मिड पॉइंट्स होते हैं, राइट, ऐसे बनता है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड क्लासेस इंक्रीज, जैसे जैसे हम क्लास बढ़ाते चले जाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। नंबर ऑफ क्लासेस यदि मैं बढ़ा दूं, और क्या बोल रहे हैं हमसे, हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी बढ़ा दिया हमने, यानी कि ऐसे हो गया, 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 हमें नंबर ऑफ हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे ऐसे इसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप एक यहाँ पे पैटर्न फॉलो करोगे कि ये थोड़ा सा, और ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये जो लाइन है, ये और फैलती जा रही है। जितना ज़्यादा आप इसके विड्थ को बढ़ाओगे, है ना, जितना ज़्यादा आप इसके विड्थ को बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा आप इंटरवल इंक्रीज करोगे, है ना, जितना ज़्यादा आप नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करोगे, उतनी ज़्यादा ये जो लाइन है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाली लाइन है, ये उतनी ज़्यादा फैलती जाएगी, है ना, उतनी ज़्यादा वो फैलेगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा वो मतलब एक होती है ऐसे 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 ऐसे, जो कि जल्दी जल्दी होती है, जो कि यहाँ पे दिख रही है, और एक होती है ये ऐसे, तो ये होती है स्मूथ, और इसको कहते हैं जैग्ड, ठीक है, इसको कहते हैं जैग्ड। तो जैग्ड से हम स्मूथ की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टेंड्स टू बिकम इंक्रीजिंगली स्मूथ, राइट। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्या बोल रहा है, लेट x1 बार एंड x2 बार बी द मीन्स ऑफ 2 सेट्स कंप्राइजिंग n1 and n2 वेयर दिस ऑब्जर्वेशन, इफ x bar is the mean when both are pooled then which one of the following is correct।
ठीक है। सपोज n1 है 2, सॉरी n1 है आपका 6, n2 है आपका 4, x2 बार जो है आपका वो है आपका क्या ले लें 2, और x1 बार है आपका, या 2 तो नहीं, 2 थोड़ा कम हो जाएगा, 8 ले लेते हैं, और आपका जो x1 बार है उसको 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा x बार जो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 अपॉन n1 प्लस n2, ये होता है। ठीक है ना। x बार कितना हो जाएगा, x1 बार आपका दिया हुआ है कितना 4, n1 की वैल्यू है 6, x2 बार की वैल्यू है 8, n2 की वैल्यू है 4 अपॉन 4 प्लस 6 विच इज 10, तो दैट इज इक्वल टू 24 प्लस 32 अपॉन 10, है ना। कितना आ जाएगा ये 56 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 5.6। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो मीन आया है मेरा वो 5.6 आया है, जो कि x1 बार से बड़ा है लेकिन x2 बार से छोटा है ना, जो कि x1 बार से बड़ा है यानी कि x2 बार से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे वैल्यूज रख के देख सकते हो, कोई इसमें वो मनाही नहीं है। हमसे कह रहा है मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड इवन व्हेन द एंड इंटरवल्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर ओपन, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। दूसरा हमसे कह रहा है कि मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। देखिए अगर ये वाला स्टेटमेंट देखिए, मीडियन कैन बी कंप्यूटेड इवन व्हेन द एंड इंटरवल्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर ओपन। एंड इंटरवल्स मतलब होता है कि पहली क्लास की लोअर लिमिट, पहली क्लास की लोअर लिमिट यदि ओपन हो और लास्ट क्लास की अपर लिमिट यदि ओपन हो, तब भी हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि मीडियन जो होता है मेरा वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन दैट इज इन द मिडल ऑफ द क्लास इंटरवल्स। मिडल ऑफ द क्लास इंटरवल्स की बात है ना, जो भी होता है वो मिडल ऑफ द क्लास इंटरवल्स में आता है, वो हमारा मीडियन होता है। एंड देयरफॉर मीडियन इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन पोजीशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सट्रीम cases of open and close, right? It is always dependent on position, therefore median is a positional average। आप इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाले मतलब कि हमारा बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, तो मीडियन हमारा जो है पोजिशनल एवरेज होता है। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/√5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं cos थीटा की वैल्यू 1/√5 है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √5, ये हो जाएगा 2, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो 2 × 2 अपॉन 1 - 4 दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन -3 दैट इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, क्या बोल रहा है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 to 90 एंड फाइव इज ऑल्सो बिटवीन 0 to 90 देन cos थीटा इज लेस देन cos फाइव। तो हमको पता है कि जो cos के बारे में होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है cos थीटा जो है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी कहने का ये मतलब है कि आपने अगर cos का ग्राफ देखा होगा तो ऐसे जा रहा होगा, ऐसे है ना, ऐसे। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे cos की वैल्यू कम होती है। ठीक है, इसका यहाँ पे आप देख सकते हो cos फाई जो है वो ग्रेटर देन cos थीटा है, यानी कि यहाँ पे आपका cos फाई आएगा, यानी कि फाई यहाँ पे आएगा कहीं और थीटा यहाँ। ठीक है ना, ये आपका cos फाई हो जाएगा और आपका cos थीटा इससे कम है। देखिए cos थीटा cos फाई से कम है तो थीटा यहाँ पे आ रहा है, और इसके अब अगर आप एक्स एक्सिस पे ध्यान डालें तो थीटा जो है फाई से बड़ा हो जाएगा। भले ही cos थीटा इससे छोटा है लेकिन यहाँ पे थीटा जो है फाई से बड़ा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विच इज थीटा इज ग्रेटर देन फाई। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑन अ टॉप ऑफ अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ रेडियस आर देयर स्टैंड्स अ फ्लैग ऑफ हाइट h। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक डोम है, हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, हमने एक डोम बनाया ऐसे, ऑन द टॉप ऑफ अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ रेडियस आर देयर स्टैंड्स अ फ्लैग ऑफ हाइट h फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग इज 30 डिग्री। यहाँ पे मतलब एक खड़ा हुआ है ऐसे फ्लैग ऑफ हाइट h। ठीक है, ये हमारे पास हाइट h है, यहां से हमने देखा है ना, यहाँ पे एक दूरी थी, यहाँ से हमने इसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहा था 30 डिग्री। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस d
towards the dome after moving a distance d towards the dome when the flag is just visible. Flag is just visible, ठीक है. तो फ्लैग जब यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे, है ना, जब हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो फ्लैग विल बी जस्ट विजिबल ऐसे, ठीक है. देखिए सपोज यहाँ पे हमसे बोला कि डिस्टेंस डी टुवर्ड्स द डोम, यानी कि डिस्टेंस डी यहाँ पे आया और यहाँ से उसको जस्ट ये फ्लैग का टॉप पोज दिखने लगा, ठीक है. तो कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो हो जाएगा आपका कुछ ऐसे, है ना. इसको टेंजेंट बनाते हुए ऐसे जाएगा, ठीक है. ये थोड़ा सा रफ बन रहा है तो इसको माइंड मत करिएगा, थोड़ा सा रफ डायग्राम बनेगा लेकिन ऐसे जाएगा, ठीक है. अब देखिएगा यहाँ पे टेंजेंट है इसके, अगर ये इसके टेंजेंट है, इसका रेडियस आर है, राइट. ये भी आर हो जाएगा, ये 90 डिग्री है और यहाँ पे हमको बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, ठीक है. अगर इसको मैं बोलता हूँ P, इसको मैं बोलता हूँ Q, इसको मैं बोलता हूँ R, इसको मैं बोलता हूँ T, राइट. तो जो मेरा TQ है वो भी R है, ये भी R है और ये तो R है ही, ठीक है. और tan 45 की बात मैं करूँ तो tan 45 में लगाऊंगा तो H प्लस आर अपॉन PQ, तो PQ की वैल्यू H प्लस आर आ जाएगी. PQ की वैल्यू H प्लस आर है, QR की जो वैल्यू है वो भी H प्लस आर ही है ना, ठीक है. वो भी H प्लस आर है. अच्छा अब तो देखिए, अब मैं इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल PTQ में cos 45 लगाता हूँ, राइट. cos 45 कितना हो जाएगा, बेस PT अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज कितना है, R. तो PT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R बाई रूट 2, है ना. PT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R बाई रूट 2. सॉरी ये नहीं, एक मिनट देखिए फिर से देखिएगा. अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल की, ट्रायंगल PTQ के, ये डिस्टेंस अगर ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल भी 45 होगा. अब 45 के अपोजिट ये वाला R है तो इस वाले एंगल के अपोजिट भी ये वाला होगा, यानी कि R ये भी होगा, ठीक है. अब अगर ये 90 है तो ये भी 45 होगा, तो ये भी 45 हो जाएगा. अब इस 45 के अपोजिट ये वाला रेडियस आर है तो इस 45 के अपोजिट ये वाला भी रेडियस आर हो जाएगा. तो यानी कि ये भी PT भी आर है, TR भी आर है, PT भी आर है, TR भी आर है, तो PT प्लस TR विल बी इक्वल टू 2R, ठीक है. दैट मीन्स PR इज ऑल्सो 2R. तो हमारे पास अब तीनों चीज़ें आ चुकी, कौन कौन सी, PR, QR और PQ, ठीक है. तो बस लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम. दैट मीन्स PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, है ना. PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर लगा दीजिए. यहाँ पे कितना हो जाएगा, PR स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4R स्क्वायर, PQ स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास H प्लस आर का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी आपके पास H प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है. तो आपके पास हो जाएगा 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स H प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है. यहाँ कटेगा 2, सो रूट 2R इज इक्वल टू H प्लस आर. हमसे क्या पूछ रहा है, H टू R का रेशियो पूछ रहा है. H टू R का रेशियो पूछ रहा है तो हम R से डिवाइड कर देते हैं, तो रूट 2 इज इक्वल टू H बाई आर प्लस 1. तो H बाई आर का रेशियो कितना हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1, है ना. H टू R का रेशियो कितना हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1, विच इज ऑप्शन नंबर A. नेक्स्ट वाले पे आता है, लेट साइन A प्लस B की वैल्यू रूट 3 बाई 2 है, तो A प्लस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री. कॉस B की वैल्यू रूट 3 बाई 2 है, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री. तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री. हमसे पूछा tan 2A माइनस B, यानी कि tan 60 माइनस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 बाई रूट 3, ठीक है. ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट वाले पे आते हैं 65. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिस. अगर ये एक्सप्रेशन आ रहा है तो क्या होगा, तो इसको लिख देते हैं cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा. तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0. तो cos थीटा इंटू 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0. तो cos थीटा या तो 0 आएगा, नहीं तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी. cos थीटा 0 आ नहीं सकता, क्योंकि अगर cos थीटा 0 आ गया तो थीटा पाई बाई 2 आ जाएगा, और थीटा पाई बाई 2 को मैं यहाँ पे रखूंगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो द ओनली वैल्यू सेटिस्फाइंग इज cos थीटा की वैल्यू 1/2. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है. ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. 3 tan थीटा प्लस 5 cot थीटा इज इक्वल टू 5 cosec थीटा, यानी कि 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 5
बाई साइन 5 कोसेक थीटा। इसको सॉल्व करते तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन कॉस, दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन इंटू कॉस। ठीक है, इज इक्वल टू 5 अपॉन साइन, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 कॉस। इसको मैं कॉस स्क्वायर में बदलता हूँ तो हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 कॉस। ठीक है, तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर प्लस 5 कॉस माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर प्लस 6 कॉस माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2 कॉस कॉस प्लस 3 माइनस 1 कॉस प्लस 3 इक्वल टू 0। तो साइन कॉस की वैल्यू -3 तो आ नहीं सकती क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो कॉस की वैल्यू सिर्फ 1/2 आएगी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी सही है बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 60, तो सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये गिवन है, व्हेन पी एंड क्यू आर नॉन जीरो रियल नंबर्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन पी इज इक्वल टू क्यू। तो इसको देख लेते हैं। हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है, कॉस स्क्वायर थीटा वो गिवन है 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq is only are on non-zero real numbers is possible only when p is equal to q। मतलब ये तभी पॉसिबल है ना, ये तभी पॉसिबल है जब p की वैल्यू q के बराबर हो। अब देख लेते हैं, हमको पता है AMGM से हमको पता है कि p प्लस क्यू बाई 2 जो होता है ग्रेटर देन पी क्यू होता है, रूट पी क्यू। ठीक है, तो p प्लस क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी क्यू, यानी कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4pq, यानी कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2pq। यहां से क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो p माइनस क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये तभी पॉसिबल है जब p की जो वैल्यू है वो q के बराबर हो। अच्छा, एक बात और, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर जो है मेरा वो या तो 2pq के बराबर या तो 2pq से बड़ा होगा। ठीक है, यदि ये एक्सप्रेशन p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यदि 2pq से बड़ा हो गया तो ये वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन है ना, ये वाला टर्म ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर ये वाला टर्म ग्रेटर देन 1 हो गया तो 1 माइनस समथिंग विच इज ग्रेटर देन 1 विल बी नेगेटिव क्वांटिटी, और कॉस स्क्वायर थीटा तो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती, तो जनरल केस के लिए ये कभी नहीं होगा। और इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन p इज इक्वल टू q। यदि p की वैल्यू q के बराबर हो जाएगी तो एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, ये कैंसल आउट होकर 1 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी, और तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। देयरफॉर इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन p की वैल्यू q के बराबर होगी। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में, उस वाले केस में वो जो है cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और किसी भी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो उसमें नहीं आएगा। दूसरा वाला स्टेटमेंट हमसे कह रहा है क्या, दूसरा वाला स्टेटमेंट हमसे ये कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा जो है, जो tan स्क्वायर थीटा है मेरा वो 4pq अपॉन p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 1 ये है। ठीक है, अच्छा, वेयर देन इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन p इज इक्वल टू q। तो क्या ये भी वही सेम चीज़ है, तो देख लेते हैं, p प्लस क्यू अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट पी क्यू, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है ना इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4pq, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4pq अपॉन p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। अब -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 0, है ना, यानी कि जो tan स्क्वायर थीटा है मेरा वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लेकिन सिर्फ tan थीटा तो 0 ही आ सकता है, tan थीटा तो मेरा लेस देन 0 हो तो नहीं सकता, तो सिर्फ 0 आ सकता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी, और जैसे ही थीटा यहाँ पे 0 आ जाएगा तो मेरा 4pq इज इक्वल टू p प्लस क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
माइनस 2pq इज इक्वल टू 0, यानी कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सिंस p एंड q आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 0. तो p माइनस क्यू इक्वल टू 0 एंड दैट्स व्हाई p इज इक्वल टू q. तो ये तभी पॉसिबल है जब p की वैल्यू q के बराबर आएगी, राइट. तो यहाँ पे जो हमारा है दोनों के दोनों स्टेटमेंट तभी वैलिड होंगे जब मेरा p की वैल्यू q के बराबर आएगी, ठीक है. तो इसका बोथ 1 एंड 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. cos थीटा प्लस sec थीटा. देखिए sec थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos थीटा. cos थीटा प्लस sec थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा. अब यहाँ पे मैं AMGM लगा दूंगा, ठीक है. मैंने जैसे AMGM लगाया तो cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन cos थीटा. यहाँ से कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा. तो cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा की जो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी, यानी कि cos थीटा प्लस sec थीटा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है. तो इसका कहना कि cos थीटा प्लस sec थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 1.5, दैट दिस इज ऑलवेज ट्रू. देयरफॉर मतलब ये हमेशा ट्रू है कि इट विल नेवर बी इक्वल टू 1.5. व्हाई? बिकॉज इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. दूसरा sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी लेस देन 4. ये भी देख लेता है. सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऊपर आएगा 1, नीचे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा. यानी कि जो मेरे पास एक्सप्रेशन था सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, उसको मैंने 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा में ला दिया है ना. 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा में इसको लाया. नाउ इसकी वैल्यू निकालनी है. हमको पता है कि जो साइन स्क्वायर 2 थीटा होता है वो लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन 1 एंड इंफिनिटी एंड 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा लाइज बिटवीन 4 एंड इंफिनिटी. यानी कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा या फिर जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है, वो उसकी जो वैल्यू वो हमेशा 4 या 4 के से बड़ी होगी, कभी भी 4 से कम नहीं होगी, है ना. इट विल नेवर बी लेस देन 4. तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है. बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट. इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर आप ध्यान से देखें इस वाले एक्सप्रेशन को तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है cos 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब. ठीक है. अगर आप ध्यान से आपने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है कि आप इसको देखते ही बता पाए कि ये क्या चीज लिखी है. ये लिखी हुई है ये वाली चीज cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब. ठीक है, ये लिखा हुआ है. अच्छा अब देखिए यहां से अगर मैं cos स्क्वायर एक्स कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स इसका होल क्यूब. ये हमको चाहिए होगा. तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ. तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगी. ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं साइन एक्स रख देता हूँ यहाँ पे. तो कितना आ जाएगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, इसका होल क्यूब चाहिए मुझे. अब ध्यान से देखिए साइन एक्स को मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स. इसकी वैल्यू कितनी है 1, यानी कि सीधे सीधे हमको इसकी वैल्यू ही दे दिया है ना. हमको क्या निकालना था? हमको निकालना था ये, हमको उसके लिए क्या वैल्यू चाहिए थी साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स. और इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी दे रखी है साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू 1, दैट इज इक्वल टू 1 क्यूब. सो आंसर इज 1, है ना. रिपीटेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट वाले पे आते हैं. अब ये देखिए इन दोनों का स्क्वायर करिए, है ना. इन दोनों का आप स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 30 कॉस थीटा साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 16. ठीक है, अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए. कितना हो जाएगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा. 30 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा. और यहाँ पहले से 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा है. तो 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 9, और यह कितना हो जाएगा 1 मिनट, हाँ सॉरी, ये ना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस है ना
तो माइनस के बाहर निकल के प्लस आ जाएगा, तो 25 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25, और ये हो जाएगा -16। तो 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 34, 34 माइनस 16 इज 18। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को रफ में करते, थोड़ा सा लेंदी जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि कॉट थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 4m है, ठीक है, और कॉट थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इसकी वैल्यू है 4 टाइम्स n। ऑप्शन में अगर आप एक चीज़ देखोगे तो सारे ऑप्शन में हमको m स्क्वायर, n स्क्वायर और mn ये चीज़ें तो निकालनी है। तो पहले हम m स्क्वायर निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/16 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एन स्क्वायर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/16 इंटू 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। एम एन की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/16 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से तरीके के हैं, ऑप्शन हम देख लेते हैं क्योंकि हम इसको ऑप्शन से ही करेंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन। दूसरा ऑप्शन है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन। तीसरा ऑप्शन है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर एन स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं इसको, है ना, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यानी कि 1/16 कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या वो एम एन के बराबर आ रहा है? देख लेते हैं। तो 1/16 कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, 4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 1/16। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, हमको चाहिए क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का, ठीक है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन, ठीक है। अब देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर कितना दे रखा है ये, यानी कि 1/16 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका माइनस 1/16 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। क्या एम एन के बराबर आ रहा है? एम एन क्या है मेरा? ये देख लेते हैं, 1/16 कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा विच इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, है ना। तो हो जाएगा 4 साइन थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं कितना हो जाएगा ये, 1/16 का स्क्वायर इंटू कॉट की पावर 4 थीटा इंटू 16 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/16। फिर कॉट 4 की पावर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, 4 को मैं इधर ले जाता हूँ, है ना, 1/16 ये हो जाएगा। अच्छा, अब साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे एज इट इज लेने देते हैं और कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, लिखा जा सकता है।
ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/16 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए ये सेम वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू mn। तो जब हमने ये वाला ऑप्शन लगाया ऑप्शन नंबर 2, तो दिस वैल्यू केम आउट टू बी mn, ठीक है, 1/16 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू mn, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले पे आता है, इफ द बेस एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एंड u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 2016 स्क्वायर यूनिट्स एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल में भी। देखिएगा क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो बेस है वो मेरा है u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस कितना है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2u स्क्वायर वी स्क्वायर आएगा और 2u यानी कि 4u स्क्वायर वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स u इंटू वी, दैट विल बी आवर परपेंडिकुलर, राइट, 2uv। बेस हमारे पास ये है, हाइपोटेनस मेरे पास ये है, ठीक है। अब देखते हैं द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया क्या हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हमको दे रखा है कितना 2016 यूनिट्स। अब ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है, ध्यान से एकदम, है ना, हाफ इंटू बेस कितना है मेरे पास u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू यू वी इंटू 2uv, है ना। तो कहने का मतलब है कि uv इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू 2016 है। अब मुझे इसी एक्सप्रेशन की मदद से मुझे u भी निकालना है और मुझे v भी निकालना है, ठीक है, मुझे u भी निकालना है, मुझे v भी निकालना है। तो ध्यान से अब जो मैं स्टेप्स फॉलो करने जा रहा हूँ ना उसको अच्छे से देखिएगा कि हमको इसको मैन्युपुलेट कैसे करते हैं, राइट, इसको कैसे मैन्युपुलेट किया जाता है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ यू वी इंटू यू प्लस वी इंटू यू माइनस वी, ठीक है, यानी कि मुझे एक ऐसा फॉर्म लाना है जो कि u प्लस वी और u माइनस वी के फॉर्म में हो, और इसको मैं इसको रिजॉल्व करूंगा। तो 2016 को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, 2 1008 2 504 2 252 2 126 63 21 3 7 7। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 3 स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू 7। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने उस फॉर्म में इसको लिख दिया कैसे, u प्लस वी की वैल्यू 9 है और u माइनस वी की वैल्यू 7 है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ कंक्लूड कर पा रहा हूँ क्या कि uv को 32, सपोज मैंने यहाँ पे इसको 32 लिखा मल्टीप्लाइड बाय u प्लस वी को मैं u प्लस वी मेरा 9 है, तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 प्लस 1, देखिए 9 और 7 के बीच में 8 आ रहा है, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 8 प्लस 1 और u और v माइनस u को मैं क्या लिख सकता हूँ u माइनस वी, सॉरी u माइनस वी, तो u माइनस वी को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 माइनस 1। तो देखिए 8 प्लस 1 हो गया 9 और 8 माइनस 1 हो गया 7। लेकिन कहानी यहाँ पे नहीं खत्म हुई, कहानी जो है यहाँ पे नहीं खत्म हुई, अभी आगे भी मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ये अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि u की वैल्यू 8 है, v की वैल्यू 1 है, लेकिन क्या यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है, u की वैल्यू अगर 8 हो जाएगी तो v की वैल्यू को 32 होने के लिए v की वैल्यू को 4 होना पड़ेगा ना कि 1। तो अभी इसको फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, देखेगा कैसे। देखिए ये जो चीज़ लिखी है ना इसको फिर से यहाँ पे लिखता हूँ 32 इंटू 9 इंटू 7, इसको मैं लिखता हूँ 16 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 7, ऐसे लिखा जा सकता है। अब 16 को वैसे छोड़िए और 2 को लिखिए √2, है ना, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब देखिए 16 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 2, अब एक √2 जो है 9 के साथ ले जाइए, एक √2 जो है 7 के साथ ले जाइए, ठीक है, 9 √2 मल्टीप्लाइड बाई 7 √2। अब देखिए हमको किस फॉर्म में चाहिए, हमको चाहिए u इंटू वी मल्टीप्लाइड बाई u प्लस वी मल्टीप्लाइड बाई u माइनस वी। अब 9 √2 को मैं लिख सकता हूँ क्या 8 √2 प्लस √2 और u, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 √2 माइनस √2 लिखा जा सकता है, ठीक है। और फर्दर यानी कि यहाँ से मैंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया कि जो मेरा u है ना, जो मेरा u है वो मेरा 8 √2 है, u जो है मेरा 8 √2 है और v मेरा कितना है √2, v मेरा है √2। सिमिलरली 8 इंटू 2 को यहाँ से भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 8 इंटू 2 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू √2 और इंटू √2, है ना।
तो u की जो वैल्यू है वो 8√2 आ गई और v की जो वैल्यू है √2 आ गई, यानी कि यहाँ भी सेटिस्फाई कर गई, यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर गई, यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर गई। तो फाइनली जो मेरे पास वैल्यूज निकल के आई वो क्या आ गई, u की वैल्यू है 8√2 और v की वैल्यू है √2। ठीक है, अब हमसे पेरीमीटर पूछा ट्राइंगल का। पेरीमीटर बेस मेरे पास कितना गिवन था, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, हाइपोटेनस मेरे पास था यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और जो मेरा परपेंडिकुलर निकल के आया था वो कितना था, वो कितना था यहाँ पे 2uv। ठीक है, वो मेरा था 2uv। तो इन सब का सम करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2u स्क्वायर प्लस 2uv, 2u स्क्वायर प्लस 2uv, तो 2 इंटू यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 8√2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स u 8√2 इंटू वी इंटू √2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 64 इंटू 2 प्लस 32, ये कितना हो जाएगा 6, 256 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 288। ठीक है, तो फाइनली हमने पेरीमीटर यहाँ पे निकाल लिया विच इज 288 यूनिट्स। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको जो मेन पॉइंट था, जो मेन मोटिव था यहाँ पे निकालने का, वो था u और v को किसी तरह निकालना। हमारे पास सिर्फ शुरुआत में हमारे पास सिर्फ यही इक्वेशन थी और कोई हमारे पास कोई और हेल्प नहीं थी, तो हमें सिर्फ इसी इक्वेशन की मदद से हमें u और v की वैल्यू निकालनी पड़ी। ठीक है, इसी इक्वेशन की मदद से हमें u और v की जो वैल्यू है उसको निकालना पड़ा, राइट। तो ये इतना मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड होता है। तो आपकी जितनी ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग होगी, आपका जितना ज़्यादा एनालिसिस होगा, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से सोच पाएंगे, उतना डीप आप सोच पाएंगे, उतना जल्दी आप सोच पाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 288 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्या बोल रहा है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसमें सर्कल जो है इंस्क्राइब हुआ है ऐसे। द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज, यानी कि फर्दर इस सर्कल के अंदर भी एक स्क्वायर है। ठीक है, एक ऐसे एक स्क्वायर है, हमको पता है कि इस जो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो इस सर्कल का क्या हो जाएगा, वो सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पहले सर्कल का रेडियस निकालना होगा। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हमको पता है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है वो कितना होता है √3l/2। तो और जो ये होता है ना, ये वाला चीज़, ये यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये होगा ऐसे, तो ये वाला जो चीज़ होता है ये होता है 2/3 पार्ट होता है ना, जो ए बी सी की बात कर रहे हैं, डी और ई की। तो जो AD पार्ट होता है ये वाला, ये 2/3 पार्ट होता है ए का, और जो DE पार्ट होता है ये वाला, ये 1/3 पार्ट होता है। ठीक है, तो √3l/2 का जब मैं 1/3 पार्ट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा l/2√3, है ना, l/2√3। तो जो उसका रेडियस आएगा DE, जो उसका रेडियस आएगा वो कितना आ जाएगा l/2√3, राइट, l/2√3। ये आ जाएगा आपका सरकम रेडियस, सॉरी इन रेडियस है ना, इन सेंटर तो इन सर्कल, तो इन रेडियस, ये आपका आ जाएगा इन रेडियस। अब इसका मैं डबल करूंगा तो आ जाएगा l/√3, और यही डबल आपका डायमीटर होता है, यानी कि जो डायमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल है, डायमीटर ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, विल बी इक्वल टू डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो l/√3 जो है मेरा, जो कि डायमीटर है, वो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा। और हमको पता है डायगोनल किसी भी साइड s का होता है √2s। ठीक है, डायगोनल जो होता है वो √2s होता है। हमसे पूछा है एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा s²। डायगोनल की लेंथ कितनी होती है √2s के बराबर, तो √2 को इधर भेजिए तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी आ जाएगी l/√6, l/√6 आ जाएगी साइड। तो एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर का s² दैट इज इक्वल टू l²/6। ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, वॉल्स एक्सक्लूडिंग रूफ्स एंड फ्लोर्स, है ना, रूफ यानी कि छत, फ्लोर यानी कि फर्श, ऑफ 5 आइडेंटिकल रूम्स हैविंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट this and this respectively are to be painted. Out of 5 rooms, 2 rooms have 1 square window each having a side of 2.5 meter. Paints are available only in cans of 1 liter. 1 liter can be used for painting 20 square meters. तो देखिए, पहली बार जब हम पेंट करेंगे तो वॉल्स पे करेंगे, तो उसके लिए छत और इसका होना ज़रूरी नहीं है, पहली बात। ठीक है, अब देखिए, पहले हम इन दो रूम को छोड़ देते हैं, बाकी बचे हुए 3 रूम में जिसमें खिड़कियां नहीं है उसको हम निकाल देते हैं कि उसमें कितना मीटर क्यूब पेंट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, उसमें कितना मीटर क्यूब पेंट रिक्वायर्ड होगा। तो 3 रूम्स के लिए जिसमें विंडो नहीं है उसके लिए कितना रिक्वायरमेंट हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स LH प्लस BH। ठीक है, LH प्लस BH ये हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स LH कितना हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट, यानी कि 6 इंटू 2.5 यानी कि 15, प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट कितना हो जाएगा 4 इंटू 2.5
यानी कि 10, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 विच इज 6, 6 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 150, है ना, 150 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा किसका, 3 रूम के लिए, यानी कि एक रूम का 50 मीटर स्क्वायर होता है, तो 2 रूम का कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमको उन 2 रूम्स में हमारे पास स्क्वायर विंडो भी है, उसको 2.5 मीटर, तो विंडो पे तो पेंट चढ़ेगा नहीं ऑब्वियसली, तो 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6.25, और 2 विंडो हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें से हम क्या सबट्रैक्ट कर देंगे, -12.5, तो ये कितना हो जाएगा, 87.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमको एक पेंट ये हो जाएगा, दूसरा पेंट ये हो जाएगा, तो टोटल कितना पेंट रिक्वायर्ड हो जाएगा, 237.5 मीटर स्क्वायर, इतना पेंट हमको रिक्वायर्ड है। अच्छा, एक 20 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 1 लीटर चाहिए, तो इतना, तो इसको कितना चाहिए होगा, 237.5 डिवाइडेड बाई 20, तो 210, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, चीन, है ना, तो कितना हो जाएगा 11.87 लीटर का पेंट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब 1 लीटर पेंट, एक कैन में 1 लीटर पेंट आता है, तो 11.87 लीटर चाहिए, यानी कि हमको 11.87 कैन चाहिए, यानी कि टेक्निकली हमको 12 कैन चाहिए होंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। इस क्वेश्चन को हम नीचे रफ में करते हैं, ठीक है। ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, तो जितने भी प्रूविंग वाले सवाल हैं वो सब के सब नीचे रफ में होंगे। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए अच्छे से समझिएगा इसको। हमसे कह रहा है कि लेट एस बी ए पैरेललोग्राम ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द पैरेललोग्राम टी। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ना, ठीक है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ठीक है, ये पैरेललोग्राम टी है मेरे पास, ठीक है। अब हमसे कह रहा है या फिर आप इसको ऐसे बोल दीजिए, यहाँ से मैं बोल देता हूँ ए बी, है ना, सी डी, ताकि अच्छे से समझ में आए। ए बी सी डी है, ठीक है। अब जो है हमसे कह रहा है कि ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम टी, मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम टी, राइट। सपोज मिड पॉइंट ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहां से एक पैरेललोग्राम हमको ऐसे मिला, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, देखिए अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ ऐसे, है ना, इसको मैं यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दूँ ये, और ये ऐसे इसको ज्वाइन कर दूँ, मैं ट्रायंगल ए बी डी की बात करूँ, है ना, ट्रायंगल ए बी डी की बात करूँ, तो जो ए डब्ल्यू है, ट्रायंगल ए बी डी की बात करूँ तो जो ए डब्ल्यू है वो डब्ल्यू बी के बराबर है ना, ये जो ए डब्ल्यू बी के बराबर है, और ए जेड जो है वो जेड डी के बराबर है। अच्छा, हमको पता है एक चीज हमको पता है कि यदि कोई भी ट्रायंगल ऐसा बनता है जो कि उसके मिड पॉइंट्स से पास हो रहा है ना, कहने का मतलब है कि द लाइन सेगमेंट्स विच जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू 4 इक्वल ट्रायंगल्स। हमको ये बात तो पता है, और ये हम ऑलरेडी स्केलिन वाला ट्रायंगल के प्रूफ में देख चुके हैं कि यदि आप साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो जो साइड्स आपको मिलेंगी, है ना, जो साइड्स आपको मिलेंगी उसके बाद जो ट्रायंगल बनता है वो उसका 1/4 पार्ट हो रहा है। कहने का ये मतलब है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डब्ल्यू जेड है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डब्ल्यू जेड इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी ये होता है। तो ये हमारा हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन, पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा, ट्रायंगल बी सी डी की बात करें, ट्रायंगल बी सी डी, है ना, ट्रायंगल बी सी डी की बात करें तो उस वाले केस में आपको दे रखा है बी एक्स की वैल्यू एक्स सी के बराबर है, बिकॉज एक्स इज द मिड पॉइंट, एंड डी वाई की वैल्यू वाई सी के बराबर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एक्स वाई दैट विल बी इक्वल टू 1/4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। ये हमारे पास हो जाएगा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा क्या, दूसरा इक्वेशन। नाउ इफ वी ऐड 1 and 2, नाउ 1 + 2, नाउ इफ वी ऐड 1 and 2, राइट, सो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डब्ल्यू जेड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एक्स वाई will be equal to
1/4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये वाला जो टर्म है ना LHS, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, ये अब इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास अगर अब इसकी बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल DYZ है ना, DYZ ये वाला बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल DYZ, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, सिमिलरली ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, फिर हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BWX, ये वाला जो ट्रायंगल है BWX, दैट विल बी इक्वल टू 1 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5 है ना, ये वाला। नाउ एडिंग 4 and 5, नाउ वी ऐड बोथ 4 and 5। ओके, जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DYZ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BWX विल बी इक्वल टू 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ। अब देखिए, अब जब मैं ट्रायंगल ADC और ABC को ऐड करूंगा तो वही सेम चीज आ जाएगी, ADC और ABC को ऐड करूंगा तो पैरेललोग्राम ही आ जाएगा है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 6। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, नाउ एडिंग 3 and 6, व्हाट वी विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल AWZ प्लस ट्राइंगल CXY प्लस ट्राइंगल DYZ प्लस ट्राइंगल BWX, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 टाइम्स एरिया, 1/4 इंटू 2 टाइम्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज़ क्या लिखी हुई है, AWX क्या, एक मिनट सॉरी, AWZ, हाँ, तो AWZ है ना, कहने का मतलब है कि हमने किसका एरिया निकाला, इसका AWX का और इसका DYZ का, XYC का और इसका, यानी कि जो शेडेड पोर्शन है मैंने उसका एरिया निकाला है अभी जो फिलहाल मैंने इसका एरिया, यानी कि इसका जो शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम ABCD माइनस पैरेललोग्राम WXYZ। ठीक है, यानी कि ये जो एरिया निकल के आया है मेरा, ये जो एरिया मेरा निकल के आया है वो बेसिकली क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD माइनस पैरेललोग्राम WXYZ, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास निकल के आया कि क्या, एरिया ऑफ हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम WXYZ। तो और देखिए ABCD जो था मेरा, उसको जो ABCD पैरेललोग्राम था वो था T, और एरिया ऑफ जो WXYZ था वो हमें ऑब्टेन था मिड पॉइंट से ज्वाइन करने से, दैट वाज इक्वल टू S। सो T/2 इज इक्वल टू S। हमसे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ T टू दैट ऑफ S है ना, तो T/S का जो है रेशियो वो कितना आ जाएगा, 2:1, जो कि हमसे पहले वाले स्टेटमेंट में कह भी रहा है। तो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि दैट द रेशियो ऑफ T/S इज 2:1। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ S इज हाफ ऑफ द सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ T। तो देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ S, हमसे जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है क्या, कि जो पेरीमीटर ऑफ S है वो हाफ टाइम्स है सम ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ T है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे फिर से पैरेललोग्राम वही वाला बनाऊं, ABCD, ठीक है, ये आपका हो जाएगा W, ये आपका हो जाएगा X, ये आपका हो जाएगा Y और ये आपका हो जाएगा Z। तो ये जो पैरेललोग्राम बना हुआ है, ठीक है, अब मुझे इसका पेरीमीटर और इन दोनों का पेरीमीटर कंपेयर करना है, कितना हो जाएगा। हमको पता है जो मिड पॉइंट थ्योरम होता है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, अगर मैं यहाँ से ऐसे लाइन बनाऊँ और ऐसे लाइन बनाऊँ
मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि इफ द लाइन विच जॉइंस एनी दिस लाइंस विच इफ एनी लाइन जॉइंस द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी में देखूं तो द लाइन विच जॉइंस द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ए बी का मिड पॉइंट क्या है डब्ल्यू, ए डी का मिड पॉइंट क्या है जेड, तो ये ऐसी लाइन जो डब्ल्यू और जेड को ज्वाइन करिए दैट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ठीक है, विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ठीक है। तो अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी की बात करूं तो जो एक्स डब्ल्यू जेड लाइन है जो कि इन दोनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट, यानी कि डब्ल्यू जेड विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, डब्ल्यू जेड विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। सिमिलरली ट्राइंगल ए बी सी में जो में है ट्राइंगल ए बी सी में वो क्या हो जाएगा डब्ल्यू एक्स विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। ट्राइंगल ए बी डी में ट्राइंगल ए बी सी में ट्राइंगल ए डी सी में जो आपका वाई जेड है दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड ट्राइंगल बचा हुआ कौन सा है बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी में एक्स वाई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा एडिंग ऑल द 4 इक्वेशंस 1 + 2 + 3 + 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 क्या आ जाएगा मेरे पास डब्ल्यू जेड प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई दैट विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस ट्वाइस ऑफ बी डी। तो डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ एस, है ना, इस वाले जो नया वाला पैरेललोग्राम है उसका पेरीमीटर ऑफ एस एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स, हाफ तो नहीं अब दैट विल बी इक्वल टू ए सी प्लस बी डी, यानी कि जो मेरा पेरीमीटर आ रहा है दैट इज इक्वल पेरीमीटर ऑफ एस दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द डायगोनल्स ऑफ टी, हाफ नहीं आएगा सिर्फ यहाँ पे सम आएगा दैट इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी, राइट। तो चूंकि इन्होंने हाफ दे रखा है तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है पहला ही स्टेटमेंट सही है, दूसरे वाले का यहाँ पे अगर हाफ नहीं होता सिर्फ अगर डायरेक्टली लिखता कि इज इक्वल टू द सम ऑफ द डायगोनल्स ऑफ टी तब मैं मान लेता कि वो स्टेटमेंट सही होता, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, देयरफॉर द करेक्ट इज 1 ओनली, ठीक है। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब स्केलियन ट्रायंगल का फॉर्मूला है एरिया लगा देना है, पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते कितना हो जाएगा 11 + 7 18 18/2 9, सेमी पेरीमीटर हो गया 9, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। कितना हो जाएगा अंडर रूट में 9 इंटू 9 - 4 इज 5 इंटू 9 - 6 इज 3 इंटू 9 - 7 इज 2, तो ये 3 और ये बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 √6 जो है इसका आंसर होगा। √6 कितना होता है √2 इंटू √3, अब √3 कितना हो जाएगा 1.73, √2 हो जाता है 1.41, ये आपका हो जाएगा 37121926371, तो 3 9 13 14 2, तो 2.43, तो 2.439 मल्टीप्लाइड बाई 6 हमारा जो एरिया हो जाएगा 4 5 3 2 6 2 14, तो 14.63 के अप्रॉक्स जो है मेरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। 14.63 किसके पास है 14.7 के पास है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। There is a path of width 5 meter around a circular plot of land whose area is 144 pi। कहने का मतलब यह है कि ये है सर्कुलर पाथ, ये ऐसे, और ये जो एरिया है ना 5 मीटर, इसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर की, ठीक है, ये हमको दे रखा है यहाँ पे ऐसे। तो अगर बड़ा आर कैपिटल आर है, स्मॉल आर है छोटा आर, तो आर माइनस आर की वैल्यू 5 है, ठीक है, ये है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, या स्क्वायर ना करके भी r माइनस आर की वैल्यू 5 है, ठीक है, हमको दे रखा है इस पाथ का एरिया इतना है, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी 144 पाई, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि द टोटल एरिया ऑफ द सर्कुलर प्लॉट इंक्लूडिंग द सराउंडिंग इज, तो अगर सर्कुलर प्लॉट और इस एरिया का सराउंडिंग लेना है तो दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द बिगर सर्कल, एरिया ऑफ द बिगर सर्कल चाहिए होगा, है ना। तो एरिया ऑफ द बिगर सर्कल के लिए मेरे को कैपिटल आर चाहिए, तो कैपिटल आर को मैं स्मॉल आर को मैं यहाँ से कैपिटल आर -5 रख सकता हूँ, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और स्मॉल आर को मैं कैपिटल आर -5 रख दूंगा, तो कितना हो जाएगा r -5 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 144, सो r प्लस r -5 और ये कितना हो जाएगा r - r + 5 दैट विल बी इक्वल टू 144, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा
2r माइनस 5 इज इक्वल टू 144/5, ठीक है। तो 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 प्लस 25/5, 169/5, ठीक है। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 169/10। हमसे बोल रहा है कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बता दो, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 169 का होल स्क्वायर अपॉन 100। ओ अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से इसको गलती से मैंने -144 पाई स्क्वायर को सोचा कि ये इसका पाथ का एरिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली जो 144 पाई दिया हुआ है, इसका ये छोटे वाले सर्कल का एरिया है ना, ये छोटे वाले सर्कल का एरिया। इसलिए मैं बोलता हूँ लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ा करिए, यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक्स होने के डर है। हमसे बोल रहा है कि अराउंड अ सर्कुलर प्लॉट ऑफ लैंड हुज एरिया इज 144 पाई, यानी कि किसका, सर्कुलर प्लॉट ऑफ लैंड का, उसका एरिया 144 पाई दे रखा हुआ है, यानी कि पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू 144 पाई दे रखी है। तो यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी 12, आर की वैल्यू हो जाएगी 12, और हमको विड्थ 5 दे रखा है, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा, r प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 17। कैपिटल आर आ चुका है 17। हमसे बोला कि टोटल एरिया ऑफ द सर्कुलर प्लॉट प्लस एरिया ऑफ दिस पाथ दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द बिगर सर्कल, दैट विल बी इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 17 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 289 पाई। तो ऐसे करना था, राइट। तो हमेशा लैंग्वेज पे ध्यान दिया करिए, लैंग्वेज अगर गड़बड़ हो गई कहीं से भी, तो अगर आपको आता भी होगा तो आप हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए या फिर कुछ हो जाए, तो हमेशा लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िएगा। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 462, यानी कि पाई इंटू आर इंटू एल की वैल्यू 462 दे रखा है, स्लैंट हाइट 35 है और 22/7 स्लैंट हाइट, यानी एल की वैल्यू 35 है, आर की वैल्यू निकालनी है तो 462, तो 5 यहाँ से हो जाएगा, 11 से 2 कटेगा, 11 4 जा 42, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42/10 दैट इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आता है, सेमी सर्कुलर प्लेट इज रोल्ड अप, सेमी सर्कुलर प्लेट इज रोल्ड अप टू फॉर्म अ कॉनिकल सरफेस, द एंगल बिटवीन द जनरेटर एंड द एक्सिस ऑफ द कोन इज, देखिए ये होता है, ये आपका होता है सेमी सर्कुलर प्लेट, ठीक है। सेमी सर्कुलर प्लेट का जो रेडियस है वो आपको मतलब हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो आर है, ठीक है। और ये जो आपका पूरा ये होता है ना, ये आपका कितना होता है, पाई आर, पाई इंटू आर। हमने इसको रोल करके फॉर्म किया ऐसे एक कॉनिकल सरफेस में, ठीक है। तो आप ध्यान से अगर आप देखेंगे, ध्यान से इसको फॉलो करिएगा, है ना। तो जो इसकी स्लैंट हाइट होती है ना, ये जो स्लैंट हाइट है ये इसके रेडियस के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो आपकी स्लैंट हाइट है वो रेडियस के बराबर हो जाती है, ठीक है। और इसका जो पाई आर था ये वाला, ये जो पाई आर था, है ना, ये पाई आर अब यहाँ पे जो है इसका सरकमफ्रेंस, इसका जो बेस है उसका सरकमफ्रेंस बन चुका है ना, जिसका रेडियस आर है। तो इसका जो सरकमफ्रेंस है दैट 2 पाई आर दैट विल बी इक्वल टू सरकमफ्रेंस, है ना। अगर इसका जो रेडियस है, सपोज कैपिटल आर इसका रेडियस है, ठीक है, कैपिटल आर यदि इसका रेडियस है, इसके बेस का रेडियस है, तो इसके बेस का जो सरकमफ्रेंस है वो बेसिकली ये पाई आर के बराबर होता है, ठीक है, पाई इंटू आर। तो आर अपॉन आर, एंड आर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। और दूसरी बात ये, इसको याद रखिएगा हमेशा कि जो उसका रेडियस होता है, जो उसका रेडियस होता है वो उसके स्लैंट हाइट में जाएगा, राइट। तो एल इज इक्वल टू आर। हमसे पूछ रहा था एंगल बिटवीन द जनरेटर एंड द एक्सिस ऑफ द कोन, ये हमारा होता है एक्सिस और जनरेटर होती है स्लैंट हाइट, है ना। जो स्लैंट हाइट है उसका दूसरा नाम होता है जनरेटर, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द स्लैंट हाइट। तो स्मॉल आर यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल, यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका कैपिटल आर अपॉन इस एल, एल की वैल्यू कितनी है स्मॉल आर, तो दैट विल बी इक्वल टू आर अपॉन स्मॉल आर। तो आर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अ सॉलिड राइट सिलेंडर इज ऑफ हाइट पाई सेंटीमीटर इफ इट्स लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि 2 पाई आर एच, एच कितना है मेरे को पाई दे रखा है, तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस आर, एच की वैल्यू कितनी है पाई, पाई प्लस आर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आर पाई प्लस आर इज इक्वल टू 2 पाई आर पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई की वैल्यू यहाँ से पाई प्लस आर आ रही है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई।
तो हमसे जो पूछा था कि रेडियस बता दो बेस का, तो हमने आर जो अज्यूम किया था यहाँ पे, दैट इट कम्स आउट टू बी पाई। आंसर कितना हो जाएगा? स्मॉल पाई। ठीक है, हमको पता है लेटरल सरफेस एरिया ये होता है और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। A rectangular block of length this centimeter, breadth this centimeter, height this centimeter is cut up into exact number of equal cubes. The least possible number of cubes will be. तो देखिएगा, यदि हमारे पास ऐसा कोई, जैसे देखिए, जैसे कट अप इनटू एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स, अगर हमको क्यूब की साइज नहीं दी हुई है ना, अगर हमको क्यूब की एज का लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे कि भाई क्यूब का एज क्या है? क्योंकि अगर हमको बोला है कि लीस्ट नंबर ऑफ क्यूब्स, मतलब हमको नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है, तो हम नंबर ऑफ क्यूब्स तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमें उस क्यूब का डायमेंशन नहीं पता, यानी कि हमें उस क्यूब का जो साइड है उसका लेंथ नहीं पता। लेकिन हमको यहाँ पे एक चीज़ दी है कि लीस्ट पॉसिबल, है ना, लीस्ट पॉसिबल एक टर्म है। तो इस लीस्ट पॉसिबल का मतलब होता है कि हमें जो है HCF निकालना पड़ेगा गिवन साइड्स का, HCF ऑफ 20, 15, 10 एंड दैट कम्स आउट टू बी 5, है ना। HCF है 5 एंड दिस HCF इज इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब, राइट। दिस HCF इज इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब, राइट। तो अब हमको चाहिए नंबर ऑफ क्यूब्स। नंबर ऑफ क्यूब्स क्या हो जाएंगे? वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर ब्लॉक अपॉन द टोटल अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो इतने नंबर ऑफ क्यूब्स हम जो है ले पाएंगे इससे। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो 3 इंटू 6 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 24। आंसर कितना आ जाएगा? 24। तो जब भी लीस्ट पॉसिबल आपसे पूछा करे तो आपको HCF निकालना होगा, राइट, ऑफ द गिवन साइड्स। इफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ इज L, डायगोनल क्या, अगर क्यूब की एक चीज याद रखिएगा, क्यूब की अगर एज लेंथ S होती है, यानी कि अगर उसकी साइड लेंथ S होती है, तो उसका जो फेस डायगोनल होता है, उसकी लेंथ होती है √2S, और जो उसका बॉडी डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल, या फिर आप कह दीजिए डायगोनल ऑफ अ क्यूब, या फिर आप कह दीजिए क्या, डायगोनल ऑफ अ क्यूब, तो वो कितना होता है? √3S। और हमसे क्वेश्चन में वही गिवन है कि डायगोनल ऑफ अ क्यूब, तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब कितना होता है? अभी हमने देखा √3S, उसकी वैल्यू L दी हुई है, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L/√3। हमसे पूछा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू S स्क्वायर कितना दिया हुआ है? L²/3। तो ऐसे 3 से 3 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 2L²। हमारा आंसर कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। An equilateral triangle, a square and a circle have equal perimeters. If T, S and C denote the area of the triangle, area of the square and area of the circle respectively, then which of the following is correct? देखिए, हमसे क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल हैव इक्वल पेरीमीटर, राइट। सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो S है, स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड A है, स्क्वायर की साइड S है और सर्कल की साइड R है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर का, और ये हमारे पास हो गया सर्कल का, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू इसका पेरीमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हमसे कह रहा है कि इफ T, S and C डिनोट द एरिया of the triangle, square and circle respectively, then which of the following is correct? ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 A², स्क्वायर का कितना होता है? S², और सर्कल का होता है πr², ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं यहाँ पे किसको सब्जेक्ट बनाऊँ, किसको बनाऊँ, तो मैं सपोज R को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। मैं सब्जेक्ट R को बनाता हूँ, तो A को मैं लिख सकता हूँ क्या? 2πr/3। तो मैं यहाँ से S को क्या लिख सकता हूँ? πr/2, और R तो वैसे ही रहेगा। तो A को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, कितना आ जाएगा? √3/4 इंटू 4 π² इंटू R²/9। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो π² R² अपॉन 3√3, है ना। अब S² कितना आ जाएगा? S² आपके पास आ जाएगा π² R² अपॉन 4, और ये कितना आ जाएगा? πr²। तो अब हमें कंपेयर करना है इन तीनों में कि इन तीनों में सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, सबसे छोटी वाली क्वांटिटी कौन सी है। तो सबसे बड़ी वाली तो ऑब्वियसली दिख रही है हमको कि सर्कल सबसे बड़ा है ना, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है। तो सर्कल तो सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे 4 आ रहा है और यहाँ पे नीचे 3√3 आ रहा है। अब जो 4 और 3√3 में जो बड़ा होगा, 4 और 3√3 में जो बड़ा होगा वो सबसे पीछे जाएगा। तो बड़ा कौन सा है? 1.73 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 912। ये 5.19 आ रहा है। तो भाई जो डिनोमिनेटर में जितनी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी होगी
डिनोमिनेटर में जितनी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी होगी सबसे छोटी क्वांटिटी होगी, यानी कि टी सबसे छोटा है, और बीच में कौन सा आ रहा है, एस। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, टी लेस देन एस लेस देन सी, ठीक है, टी लेस देन एस लेस देन सी, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर दिस रिस्पेक्टिव द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो स्क्वायर होता है वो बेसिकली होता है एरियाज का रेशियो, राइट। तो S1 अपॉन S2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट इंटू A1 अपॉन A2, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 प्लस 4√3, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज करते हैं, तो आपके पास हो जाएगा अंडर रूट में 7 माइनस 4√3 का स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या बचेगा, 49 माइनस 4, दैट विल बी इक्वल टू 49 माइनस 48, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 4√3 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3 इज टू 1। आंसर कितना जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज √3 टाइम्स इट्स रेडियस, ठीक है। इट्स रेडियस मतलब कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया ऐसे, है ना, और क्या बोल रहा है, √3, यहाँ पे एक कॉर्ड है ऐसे, है ना, √3 टाइम्स इट्स रेडियस, यहाँ पे सेंटर है, और हमसे कह रहे हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द माइनर आर्क, यानी कि यहाँ पे और एक यहाँ पे ऐसे, सबटेंडेड एट द मेजर आर्क इस के टाइम्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो देख लेते हैं हम, यानी कि हमको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमको निकालना है, ठीक है। नाउ देखिएगा, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज √3 टाइम्स, यानी कि अगर ये आर है तो ये वाली जो वैल्यू है, अगर मैं सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालूँ तो उसके लेंथ का आधा हो जाता है, मतलब उसका जो कॉर्ड है उसकी लेंथ तो √3r है, लेकिन ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, √3r/2। तो अगर मैं ये वाला एंगल निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर मैं निकालूं साइन थीटा या कॉस थीटा, कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है √3r/2, और ये कितना है r, तो कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। अब थीटा की वैल्यू आ गई 60, सॉरी 30, है ना, थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी, तो ये 30 हो जाएगा, अगर ये 30 हो जाएगा तो ये 60 होगा, अगर ये 30 है तो दोनों रेडियस सेम है, तो दोनों साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी होंगे, यानी कि ये भी 30 होगा, ये 90 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। अगर देखिए, अगर ये 120 डिग्री हो गया तो एंगल हमें प्रॉपर्टी पता है सर्कल की, क्या, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, यानी कि एक कॉर्ड जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल माइनर आर्क की बात है ना, मेजर आर्क की बात कर रहा हूँ, मेजर आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड at the center is double the angle subtended by it at any point on the circumference, ठीक है, at any point on the circumference, यानी कि मतलब कि मेजर आर्क में, यानी कि अगर यहाँ पे 120 तो यहाँ पे 60 होगा, ठीक है, 60 का डबल 120 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया आपके पास, ये और ये आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना, और हमको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है ना, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका ऑपोजिट सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इसका प्लस इसका सम विल बी इक्वल टू 180, तो दिस विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखिए, जो माइनर आर्क पे सबटेंडेड है वो 120 डिग्री है ना, तो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द माइनर आर्क विच इज 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स द एंगल सबटेंडेड एट द मेजर आर्क, मेजर आर्क पे कितना एंगल सबटेंडेड है 60 डिग्री, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, इन अ ट्रायंगल ABC द साइड्स AB एंड AC आर प्रोड्यूस्ड एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, साइड्स देखिए ABC, साइड्स AB एंड AC आर प्रोड्यूस्ड, है ना, AC एंड AB आर ऐसे प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ABC एंड ACB एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एंगल ABC, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला इंटरसेक्ट एट D, ये ऐसे यहाँ पे का इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट इंटरसेक्ट एट D, इफ एंगल BAC, अगर ये वाला एंगल BAC है
50 डिग्री, देन व्हाट इज एंगल BDC? तो देखिए हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यदि अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये आपका हो जाएगा कितना 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स का हाफ करूँगा तो 90 माइनस 2x हो जाएगा, है ना, यानी कि ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स बाई 2, और अगर ये वाला एंगल ये कितना हो जाएगा 130 माइनस एक्स, तो अगर ये कितने से माइनस करेंगे 180 माइनस 30 यानी कि 50 प्लस एक्स हो जाएगा ये वाला एंगल, 50 प्लस एक्स यानी कि 25 प्लस एक्स बाई 2, 25 प्लस एक्स बाई 2, राइट, तो 25 प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल देता हूँ जो कि हमको चाहिए, एंगल BDC चाहिए, राइट, तो एंगल BDC प्लस दिस वाला एंगल यानी कि 90 माइनस एक्स बाई 2 प्लस दिस वाला एंगल विच इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स बाई 2 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कटा यहाँ से माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल BDC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 115, तो 65 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विच इज 65 डिग्री, राइट। Two cones have their heights in the ratio 1:3 if the radii of their bases are in the ratio 3:1, तो वॉल्यूम्स ऑफ द रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h अपॉन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2। रेडियाई ऑफ द बेसिस आर इन द रेशियो 3:1, तो 3/1 यानी कि 9/1 हो जाएगा, और h1 अपॉन h2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 जो कि हमको दी हुई है, तो आंसर कितना हो जाएगा 3:1। Two lines AB and CD intersect at O such that AB CD intersect at O such that angle AOC is equal to 5 times angle AOD। अगर एंगल AOC 5 टाइम्स एंगल AOD है, ये 5 टाइम्स एंगल AOD हो जाएगा, ये एंगल AOD है, ये वाला एंगल तो AOD है ही, और ये वाला भी एंगल 5 टाइम्स एंगल AOD हो जाएगा, तो सबका सम मिला के 360 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 12 टाइम्स एंगल AOD विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, सो एंगल AOD विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो 4 एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे मेरे पास 30 डिग्री और 150 डिग्री 150 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। हाँ, if a point P moves such that the sum of the squares of its distances, sum of the from the two fixed points A and B is a constant, that the locus of P, such that the sum of the squares of its distances from two fixed points, है ना, two fixed points, कहने का मतलब है sum of the squares of its distances from two fixed points। suppose एक fixed point है h, k और एक fixed point है a, b, और लोकस जो कि हमने लिया है x, y का, तो हमसे बोल रहा है ये पॉइंट P है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, डिस्टेंस इससे x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर, ये वाले पॉइंट की इससे डिस्टेंस हो जाएगी इसका स्क्वायर, है ना, अंडर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर तो वही हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग इज अ कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देख सकते हो ये बेसिकली सर्कल का एक इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर टू, ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा 2y स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा माइनस 2x a प्लस एच माइनस 2y y प्लस के, और आपका हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इज अ कॉन सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, दोनों का सेम है ना, कोई भी एक्स वाई वाला टर्म नहीं आ रहा है, मतलब एक्स वाई का कोई कोफिशिएंट नहीं है, जीरो है, और ये सेम टू सेम आ रहा है, तो इसका जो है सिर्फ सर्कल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। सर्कल की जो प्राइमरी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। नाउ ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ AC एज इट्स हाइपोटेनस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज रख के देख सकता हूँ, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6। सपोज ये A है, ये C है ना, जो कि हमसे बोला AC एज इट्स हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा B। तो AC का होल क्यूब कितना हो जाएगा, AC का होल क्यूब इज 1000, BC AB का होल क्यूब कितना हो जाएगा 512, और BC का क्यूब कितना हो जाएगा 216। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा कितना 728। दैट मीन्स AC क्यूब इज ग्रेटर देन
ए बी क्यूब प्लस बी सी क्यूब है ना, ए सी क्यूब दैट इज 1000 इज ग्रेटर देन ए बी क्यूब प्लस बी सी क्यूब विच इज 728। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आता है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड एक्सटर्नली बाई अ एंड इंटरनली बाई अ स्क्वायर टचिंग द फोर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ऐसे है, ये स्क्वायर है, ऐसे, ये और ये ऐसे, यानी कि हमसे किसका एरिया पूछ रहा है, इसका, इसका, इसका और इसका इन सब का एरिया पूछ रहा है, राइट। तो अगर स्क्वायर का साइड 2a है, स्क्वायर का साइड 2a है, तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, 2√2a, 2√2a इसका डायगोनल हो जाएगा, राइट। अगर या तो फिर इस, है ना, यानी कि अगर डायगोनल 2√2a आ रहा है तो ये जो है ये साइड के बराबर हो जाएगा 2a, यानी कि जो डायमीटर ऑफ द सर्कल है दैट इज इक्वल टू 2a। तो रेडियस कितना आ जाएगा, a, रेडियस आ जाएगा a। तो जो हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई a स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई, आंसर। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, इन द गिवन फिगर बिलो ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, वेयर एंगल इज 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू P, AC इज इक्वल टू Q, ऑन द थ्री साइड्स एज डायमीटर्स, on the three sides as diameters semicircles are drawn as shown, the area of the shaded portion is, हमसे shaded portion का एरिया पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए पहली बात हम क्या करते हैं, हम जो है ना इन जो ये वाला ये जो दो छोटे वाले सेमी सर्कल है, ये वाले, एक ये और एक ये, इन दोनों का कंबाइंड एरिया निकाल लेते हैं, राइट। सपोज मैं इसको बोलता हूँ सेमी सर्कल 1, सेमी सर्कल 2, और ये बड़े वाले सेमी सर्कल बोलता हूँ सेमी सर्कल 3। तो सेमी सर्कल 1 प्लस सेमी सर्कल 2 का जो कंबाइंड एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये आ जाएगा, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू पाई इंटू R1 कितना हो जाएगा, P/2, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाई 2 बाहर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा कंबाइंड एरिया। अब उस कंबाइंड एरिया में से मुझे ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। ये वाला एरिया ध्यान से अगर आप देखें इसको, ये वाला एरिया ये वाला है, मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करूंगा, तो इसका एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले सर्कल का एरिया, बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस इसका एरिया, मतलब एरिया ऑफ S3 है ना, सेमी सर्कल 3 जो बड़ा वाला है, माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा पूरा, है ना। तो एरिया ऑफ S3 कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल 3 विल बी पाई R स्क्वायर बाई 2, सॉरी एक बार हाफ और लेंगे ना तो यहाँ पे पाई/4 हो जाएगा, पाई/4, हाँ ठीक है। अगर ये P है, ये Q है, तो ये कितना हो जाएगा, √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो इसका अगर ये इसका डायमीटर है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाई 2, है ना। यानी कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अच्छा एक मिनट और, पाई ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा P/2 का स्क्वायर, P/4 बाहर आएगा तो ये पाई/8 हो जाएगा, सॉरी ये पाई/8 हो जाएगा, अब सही है। हाँ अब देखिए ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ PQ हो जाएगा। तो ये जो है आपका एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन आया, राइट। ये जो है आपका एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन आया, ये वाला, एक ये और एक ये, दिस इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। अब इसी एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन को इससे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस ये वाला, तो कितना हो जाएगा, पाई P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ PQ, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, पाई/4 P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यहाँ पे 8 नहीं है 5/4 ही होगा, ठीक है। पाई P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाई 4 माइनस दिस, तो यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से बाहर आ जाएगा तो पॉजिटिव में आएगा विच इज हाफ PQ। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू PQ, राइट। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, इन द गिवन फिगर बिलो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, AT इज इक्वल्स टू 4, देन द लेंथ ऑफ PT, तो ये 6 है तो ये 10 हो जाएगा, ये पूरा 10 है आपका, ये पूरा 6 है और ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। आंसर विल बी 8 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, रेडियस 9 है और डायमीटर 18 हो जाएगा। द लेंस ABBCD आर इक्वल, तो ये कितना है, AB की वैल्यू 6 है, BC की वैल्यू 6 है और CD की वैल्यू 6 है। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन AB एंड BD एज डायमीटर्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का एरिया बताना है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं इस वाले का, इसका डायमीटर 6 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3, तो 9 पाई, तो सेमी सर्कल है तो 9 पाई बाई 2, मतलब इस वाले का एरिया इतना आ जाएगा मेरा, है ना, इस वाले का एरिया आ जाएगा 9 पाई बाई 2। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए मेरे को बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया विच इज पाई 81/2 उसमें से, है ना, माइनस करना पड़ेगा क्या, इस वाले सेमी सर्कल का एरिया, इस वाले सेमी सर्कल का रेडियस कितना है 6, तो कितना हो जाएगा पाई 36/2, दैट विल बी इक्वल टू 5 4 पाई 45/2। इसमें से इसमें दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 54 पाई बाई 2, दैट इज इक्वल टू 27 पाई इज आवर आंसर, ठीक है, 27 पाई इज आवर आंसर। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं 94। क्या बोल रहे हैं हमसे, इन द गिवन फिगर बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BCD, एंगल BCD की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज द सेम। कहने का मतलब है कि अगर ये वाला कॉर्ड यहाँ पे 30 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो ये वाला कॉर्ड यहाँ पे भी 30 डिग्री सबटेंड करेगा, ठीक है। अगर ये 30 हो गया, ये 70 हो गया, तो ये कितना बचा हुआ एंगल हो जाएगा 100 डिग्री। और वही तो हमसे पूछ रहा है एंगल BCD की वैल्यू बताओ, तो एंगल BCD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 80 नॉट 100, 80 डिग्री, है ना, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में सम 180 होता है, तो 70 + 30 100, तो 100 + 80 विल बी इक्वल टू 180, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C विच इज 80 डिग्री, राइट। अब आते हैं इस पे, इन द फिगर गिवन बिलो AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज एट O, गिवन दैट एंगल ECD कितना है 32 डिग्री है और एंगल EDC भी 32 डिग्री है, ये दोनों ही 32 डिग्री है बेसिकली। देन एंगल CEF यानी कि ये वाला एंगल और एंगल COF यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिला दूं FC वाले कॉर्ड को, तो कॉर्ड FC हो जाएगा। कॉर्ड FC प्रॉपर्टी फिर से ध्यान करिए, रिकॉल करिए, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर विच इज दिस इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, यानी कि किसी भी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस पे जो भी एंगल ये कॉर्ड सबटेंड करेगा, जो कि यहाँ पे 32 है, उसका डबल करेगा सेंटर पे। तो एंगल COF तो मेरा कितना आ जाएगा 64, ठीक है, तो मेरा एंगल COF तो मेरा 64 आ गया। मुझे एंगल CEF निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए अगर ये 32 है, ये 32 है, तो ये पूरा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 - 64 यानी कि 116, यानी कि एंगल CEB कितना हो जाएगा 116। हमसे एंगल CEF पूछ रहा है, तो एंगल CEF विल बी इक्वल टू 180, है ना, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 - 164, सॉरी 116, कितना हो जाएगा 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 1 गया 6, तो 64 डिग्री, यानी कि जो हमारा एंगल CEF आ रहा है वो भी हमारा कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 64 डिग्री, राइट। तो हमारा दोनों ही एंगल यहाँ पे 64 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा करेक्ट। इन द फिगर गिवन बिलो ट्राइंगल ABR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR इफ PQ इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये तो बस वही है, साइड्स के उसका रेशियो है ना, यानी कि BR/RQ इज इक्वल टू AR/RP इज इक्वल टू BA/PQ, यही करना है। BR की वैल्यू कितनी दी हुई है 8.2, RQ की वैल्यू हमको निकालनी है, AR की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है निकालनी है, RP की वैल्यू कितनी है 5.2, ठीक है, BA की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी 6 और PQ की वैल्यू हमको दी हुई है 3, तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा। तो RQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.2/4, दैट इज इक्वल टू सॉरी 8.2/2, तो 2 4.1। RQ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.1 और AR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.4, ठीक है, AR की वैल्यू 10.4 और RQ की वैल्यू 4.1, तो ऑप्शन नंबर D जो है 96 का हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। In the figure given below, ABC is a triangle with AB perpendicular to BC. ठीक है, further BD is perpendicular to AC. If AD is equal to 9 and DC is equal to 4, यानी कि ये 13 है। अगर ये 13 है
तो ऑब्वियसली ट्रिपलेट हमारा 5,12 ही बनेगा, ये वाला 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। हमको निकालनी है बी डी की लेंथ, तो एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। एरिया 1 वाले केस में बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी, यानी कि हाफ इंटू 5 इंटू 12। एरिया 2 वाले केस में बेस ये हो जाएगा विच इज़ 13 और हाइट हो जाएगी आपकी बी डी जो कि हमको निकालनी है, बस निकाल देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 6। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/13। ये जो है यहाँ पे इसको 13 अज्यूम करके 13 अज्यूम करना थोड़ी सी गलती होगी। आपने एक प्रॉपर्टी इसकी और पढ़ी होगी क्या, कि एरिया तो बराबर होता ही है ना, एरिया तो बराबर होता ही है, लेकिन जो हम ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं ना, अगर हम हाइपोटेनस पे, इसके हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं और वो डिवाइड करता है डी में, ए सी डी में, तो हम क्या बोलते हैं बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ये भी तो एक प्रॉपर्टी होती है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगाएंगे, मीन्स बी डी स्क्वायर जो कि हमको चाहिए दैट विल बी इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ए डी मल्टीप्लाइड बाई डी सी, सॉरी ए डी मल्टीप्लाइड बाई डी सी, ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू 6। ये प्रॉपर्टी आप लगा के यहाँ से आंसर पा सकते हैं 6, ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है। इन द फिगर गिवन बिलो द डायमीटर ऑफ द बिगर सेमी सर्कल इज 108 सेंटीमीटर, यानी कि बिगर व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए डायमीटर अगर 108 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, दैट इज़ पाई 54 का स्क्वायर बाई 2, हाँ ना, ये आपका हो जाएगा बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया। अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, देखिए ये जो दो सेमी सर्कल है, ये अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो ये पूरा का पूरा एक सेमी सर्कल बन जाएगा, कितने रेडियस का 27 का, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 27 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा किसका, इसको मैं बोलता हूँ C1, इसको बोलता हूँ C2, इसको बोलता हूँ C3, तो ये किसका हो जाएगा C1 प्लस C2 का रेडियस हो जाएगा, और ये बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस है। अब मुझे किसका रेडियस निकालना है, मुझे निकालना है C3 का। मैं C3 का रेडियस निकालने के लिए इस यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करूँगा। सपोज C3 का रेडियस R है, इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका रेडियस ऐसे R आ रहा है ना, ये भी आपका R ही है। यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये इसके सीध में आएगा, ये आपका 27 हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा, राइट, ठीक है, ये वाला आपका 27 है, ठीक है। अब ये जो है ये वाली जो लेंथ है कितनी हो जाएगी 54 माइनस 2R, ये वाली इतनी लेंथ 54 माइनस 2R, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 27 प्लस R का होल स्क्वायर, 27 प्लस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितनी लेंथ हो जाएगी, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, एरो को ध्यान से फॉलो करिए, ये वाली लेंथ, ये इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी 54 माइनस 2R प्लस R विच इज इक्वल टू 54 माइनस R, इसका स्क्वायर प्लस इस 27 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से R कितना आ जाएगा, निकालते हैं इसको, तो 27 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 54R इज इक्वल टू 54 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 108R प्लस 27 स्क्वायर, तो 27 स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 54R प्लस 108R 162R है ना, तो 162R जो है वो कितना आ जाएगा आपका 54 का स्क्वायर, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 इंटू 54 अपॉन 162, तो कितना हो जाएगा ये 18, R की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे को 18, ठीक है, यानी कि जो इस वाले सर्कल का रेडियस आ रहा है वो कितना आ रहा है 18, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई 18 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया C3, तो जो आपका रिमेनिंग एरिया वो कितना हो जाएगा S माइनस C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कितना हो जाएगा S की वैल्यू कितनी थी पाई 54 स्क्वायर बाई 2 माइनस C1 प्लस C2 प्लस C3 कितना हो जाएगा पाई 27 का स्क्वायर प्लस पाई 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई 54 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पाई
27 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। अब ये सब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। दोनों को ऐड करेंगे 1053 पाई। 2 से मल्टीप्लाई भी करना है तो कितना हो जाएगा 1106 पाई, सॉरी 2106 पाई। तो ये आपका आ जाएगा 2106 पाई। और 54 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2916 पाई माइनस 2106 पाई बाई 2 018 810 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 405 पाई 405 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। In the figure given below, ABC is an equilateral triangle with each side of length 30 centimeter. ये equilateral triangle है 30 centimeter का। XY is parallel to BC, XB is parallel to AC, and YQ is parallel to AB. If XY plus XP plus YQ is 40 centimeter, then the value of PQ is how much? देखिए ये 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30 है। कहने का मतलब है क्या AX प्लस XB इज 30, AY प्लस YC इज इक्वल टू 30 और BP प्लस PQ प्लस QC की वैल्यू भी 30 है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमसे, XY प्लस XP प्लस YQ, XY प्लस XP अच्छा एक बात और, चूंकि XY जो है इसके पैरेलल दे रखा है, देयरफॉर XY जो है BC के पैरेलल है, तो हम ये लिख सकते हैं कि AX अपॉन XB इज इक्वल टू AY अपॉन YC। ये हो सकता है ना। यानी कि यदि मैं XB को X मानता हूं तो ये 30 माइनस X हो जाएगा, सेम टू सेम ये वाला भी X हो जाएगा तो ये भी 30 माइनस X हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब XP जो है इसके पैरेलल है, ठीक है। XP जो है इसके पैरेलल है, तो BP अपॉन PC इज इक्वल टू BX अपॉन XA। XA की वैल्यू 30 माइनस X है, XA अपॉन PC इज इक्वल्स टू BP अपॉन BX, ठीक है। BX की वैल्यू X है और XA की वैल्यू 30 माइनस X है, सॉरी BX अपॉन BP होगा ना, हाँ BX अपॉन BP। तो BX की वैल्यू X है, BP हमको चाहिए, XA की वैल्यू है 30 माइनस X और PC की वैल्यू ये है। तो BP अपॉन PC जो आया मेरा वो कितना आ जाएगा X अपॉन 30 माइनस X, यानी कि BP भी उसी रेशियो में डिवाइडेड है X, और ये कितना है 30 माइनस X, ठीक है। अब देखिएगा सेम टू सेम केस यहाँ पे भी हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू भी X है ना। अगर ये X है, ये पूरा 30 माइनस X है, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 2X, ठीक है। ये 30 माइनस 2X हो जाएगा। और ये देखिए AXY और ABX दोनों, AXY और ABC दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। तो हम क्या करते हैं XY अपॉन BC इज इक्वल टू AX अपॉन AB, ठीक है। तो BC AB कैंसल आउट हो जाएगा, तो XY की जो वैल्यू है वो X के बराबर आ जाएगी। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 30 माइनस X, सो दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 30 माइनस X। तो ये भी X हो जाएगा, तो ये भी X हो जाएगा,
है ना। तो 30 माइनस यानी कि 30 प्लस एक्स की वैल्यू 40 दी हुई है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10, और जैसे ही एक्स की वैल्यू आ गई 10 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 30 माइनस 2 इंटू 10, 30 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 10। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, जो पी क्यू लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, आसान क्वेश्चन है। इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर व्हाट इज द एरिया, तो यानी कि हमसे इसका पूछ रहा है, ठीक है। एंड अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2, यानी कि इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 1 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और इन चारों का क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 2, तो इनका रेडियस हो जाएगा 1, तो पाई आर स्क्वायर एक का होगा, चारों को मिला देंगे तो 1/4 इंटू 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन चारों क्वाड्रेंट्स का जो एरिया आ जाएगा टोटल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका तो पाई आर स्क्वायर है ही, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। और साइड कितना है स्क्वायर का 4, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 16, तो 16 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर जो है वो साइड हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ऑफ द दिस रिमेनिंग पोर्शन। 16 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 44/7 दैट इज इक्वल टू 112 माइनस 44 अपॉन 7, तो 868/7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 9 63, 5/7, 9 5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस क्या करना था, यहाँ पे आपको इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस वाले सर्कल का एरिया प्लस ये 4 को जब आप मिला दोगे तो ये पूरा सर्कल बनेगा, तो उसका एरिया सब्ट्रैक्ट करना था, और यहाँ पे आपको रिमेनिंग पोर्शन मिल जाता। तो इसी के साथ हम यहाँ पे 2018 के सेकंड पार्ट का सेकंड पेपर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, CDS एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। आई होप आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली होंगी, कुछ अगर नए फॉर्मूलाज आपको रिवाइज हो रहे हैं तो वो भी एक अच्छी बात है। रिवाइज करते जाइए, एनालाइज करिए, एंड जस्ट स्टिक टू योर सेल्फ एंड ट्राई टू डू द बेस्ट, ट्राई टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।